तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप रेसलिंग में कैसे कूदे। काफ़ी गंबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस काफ़ी डाल नहीं होता था। जो ढंग से बोल नहीं सकता था, अटकता था। मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना, ऑफिशियली मोटिवेशनल स्पीकर बना, इंडियन आर्मी के साथ स्पीकर बना। बहुत शाय था। इंडिया के मौका मिला, सारे रियलिटी शोज किए, कई इंटरनेशनल सीरीज की शो होस्ट किए, मौका मिला मिट्टी कुश्ती खेली, फिर मौका मिला मेट पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। प्रोफेशनल रेसलिंग में मौका मिला, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन भी बना। रेसलिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे, क्या होता है अंदर, और साथ में उसके बारे में भी WWE जो होता है क्या वो रियल होता है क्या। थोड़ा सा बिग बॉस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बिग बॉस का इनसाइट्स क्या रहता है जो टीवी पे दिखता है, जो लोग जानते हैं, क्या वही अंदर हो रहा होता है, अंदर कुछ और खिचड़ी पकती है। ये जो पार्ट आपने बोला कि विल पावर से हमने ठीक किया, कैंसर ठीक हो गया, भयंकर भयंकर बीमारियां ठीक कर दी विल पावर से, कैसे, थोड़ा सा इसको ब्रेकअप करके मैं डिटेल जानना चाहूंगा। कि आज भी अगर मैं काम नहीं करूँ पढ़ूंगी ना तो 3-4 दिन में मेरी आवाज़ तुतान लग जाती है ना बोलने से। तो जब मैंने इस बीमारी को ठीक किया तो बड़े डॉक्टर कहते थे कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मुझे 2.5 करोड़ का कोल्ड ड्रिंक का एड आया था। आप अभी बता रहे थे कि आप बहुत सारे लेवल पे एम्बेसडर हैं, स्वच्छता अभियान, वो पूरी लिस्ट एक बार मुझे कैमरे पे जाननी है। ये इकलौता ऐसा पॉडकास्ट इंटरव्यू जो भी कह लो, मोटिवेशन की खान है पूरी है। तो जिसको भी मुझे लग रहा है मोटिवेशन की ज़रूरत हो या बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर को सुनने हो, ये एक इंटरव्यू वो सारे का काम कर सकता है। तो संग्राम सिंह जी कैसे हैं आप? सागर जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे मिलकर और ज़्यादा अच्छा। थैंक यू वेरी मच। सो मैं बहुत दिनों से क्यूरियस था आपसे मिलने के लिए। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट रेसलिंग, अबाउट योर जर्नी, सक्सेस, फेलियर, और सबसे बड़ी बात एक स्पोर्ट्समैन से जो सीखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, लड़ते रहने की, डटे रहने का वो माइंडसेट, वो जज्बा कैसे डेवलप किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं आपसे। जी वो तो ज़िंदगी क्या कि मैं आपसे सीखूंगा, कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे हल्का फुल्का पता है मैं आपको बता दूंगा। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आप रेसलिंग में कैसे कूदे। एक बहुत रेयर फील्ड है ये। देखिए मैं शुरू करने से पहले बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरा मोटिवेशन है ना, वो मेरा रिजेक्शन मेरा मोटिवेशन है। रिजेक्शन मोटिवेशन है, ओके। क्योंकि क्या था कि मैं एक छोटे से गांव में बहुत हम्बल फैमिली में जन्म हुआ। हरियाणा के पास मेरा गांव पड़ता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मदीना। तो वहाँ पे क्रिकेट का बैट आता था उस टाइम 30, 40, 50 रुपए का, इतने पैसे होते नहीं थे। बैडमिंटन है या टेनिस है या बाकी खेल होते नहीं थे। एक लंगोट आता था 5 रुपये का, 7 रुपये का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। और फिर क्या था कि एक बार गांव में मैंने मिट्टी कुश्ती देखी, जो दंगल टाइप होता ना, मिट्टी कुश्ती देखी। तो पहलवानों को घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। मगर मैं तो बीमार था उस टाइम, मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था। क्या होता है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसको गठियावा बोलते हैं। ओके। पहले दर्द पैरों से स्टार्ट हुआ था, फिर मेरे हर जॉइंट में आ गया, तो मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो पाता था। तो जैसे एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं मुंह खोलता तो उसमें दर्द होता था। और मुझे आज भी याद है कि डॉक्टरों ने बोला था कि बीमारी डेथ के साथ ख़त्म होती है। घर वालों ने कि यहाँ से पैसे लिए, वहाँ से पैसे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी गंबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं जहाँ से आया तो हमारे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। तो बहुत ये बीमारी एक ऐसी थी, आज भी मेरे पैर की उंगलियाँ मुड़ी हुई हैं। ओके। जैसे मैं वो देखता हूँ तो मेरे पैर की उंगलियाँ आज भी मुड़ी होंगी। ओके। तो ऐसे पूरी बॉडी में वो था कि आप ये बीमारी ऐसी होती है जिससे आप, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका 99.9% ये ठीक नहीं होती। और मैं कहता हूँ कि हर चीज़ क्योरेबल है, ये ठीक हो सकती है। तो मेरी माता जी मुझे कई जगह लेके जाती थी, जैसे गोद में 2-3 किलोमीटर के, उनके पास पैसे नहीं होते थे कि भैया बस में कभी किसी देसी वैद्य के पास, कभी डॉक्टर के पास, उनको पता ही नहीं होता था इस बीमारी का। फिर ये बीमारी उनकी मेहनत से और मेरे विल पावर से हमने इस बीमारी को दूर किया। एक बच्चा जो कभी खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था ढंग से, मतलब वो करके, तब नेचर गोल के लिए जाना ही मुश्किल होता था। फिर वो रेसलर बना। मुझे आज भी याद है, एक बार एक अखाड़े में गया था, मैं दोस्त को बोला कि दोस्त को कि मुझे अखाड़े में लेके चलो यार। मैं अखाड़े में गया, ये अखबार में लिखते हैं व्हील चेयर, ये सब, इतने तो पैसे कहाँ होते थे। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये जो पार्ट आपने बोला कि विल पावर से हमने ठीक किया, एक्चुअली हमने सुना तो बहुत लोगों का है कि कैंसर ठीक हो गया, भयंकर भयंकर बीमारियां ठीक कर दी विल पावर से, कैसे, थोड़ा सा इसको ब्रेकअप करके मैं डिटेल जानना चाहूँगा। ये नेचुरोपैथी का सहारा लिया काफ़ी। तो कभी मेरी जब डॉक्टरों की बिल्कुल वो हो गया, क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है कि आपने दवाई ली, कुछ डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देंगे, कुछ नॉर्मली दवाई देंगे, तो आपका खून पतला हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि हड्डियों में खून जब आप दवाई लेते हैं तो पतला हो जाता है, तो आपको लगता है कि भाई
ठीक हो गए, मगर उसके बाद जब दवाई छोड़ते हैं ना हड्डियाँ घिस जाती है और गैप हो जाता है, फिर वो गैप ज़िंदगी भर के लिए बढ़ता नहीं है, ऐसे ही रह जाता है। तो इस बीमारी से मैं अखाड़े में चला गया, उनको बोला कि भैया मैं गया अखाड़े में, तो उसने पूछा कि मैंने कहा जी मैं भी रेसलर बनना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ। तो बहुत हंसे, मैं कमज़ोर था बहुत। तो उसने बोला कि अगर आप भी पहलवान बन गए ना तो इस दुनिया में कोई बच्चा ऐसा होगा नहीं जो पहलवान नहीं बन पाएगा। कि आप, ये डॉक्टर ने बोला? डॉक्टर नहीं, जो अखाड़े का मेंटर था उसने, डॉक्टर तो कहते थे यार ठीक ही नहीं होगा। फिर मैंने पूछा उससे कि आपकी नज़र में कौन बेहतर, कौन होता है पहलवान, कौन होता है? उसने बोला कि जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे, वो रेसलर होता है, पहलवान होता है। मैंने कहा कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है। मैंने कहा अच्छा। उस दिन मैं वाकई टूटा था, उस दिन बहुत रोया भी कि भैया ये तो आदमी एक्सपर्ट है। क्योंकि कोई दूसरा बोलता है ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपको लगता है कि शायद ठीक कह रहा है। जब कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट बोलता है ना, तो फिर सोचता है कि भाई शायद ये ठीक कह रहा है। तो उससे ओवरकम किया, ये आया। मेरी माँ को विश्वास था, मेरी माँ कहती थी कि भाई तू पहलवान बनेगा, क्योंकि मेरा बड़ा भाई रेसलिंग करता था, दंगल लड़ता था, पास में हमने देखा। और आपको सबसे ज़्यादा वो इंसान मारते हैं जो आपके बहुत पास होते, कहते हैं आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। वो कंबल वही खींचेगा जो पास होएगा, दूर वाला तो आएगा नहीं। आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके बहुत क्लोज दोस्त हैं, जो बाकी हैं। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट की मेरी। एक फिजिकल थोड़ा सा वीक हो जाए ना इंसान, उसको आम इंसान के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरी टंग काम नहीं करती थी, कई बार राल टपकती थी। आज भी अगर मैं काम नहीं करूँ, पढ़ूँ नहीं ना, तो 3-4 दिन में मेरी आवाज़ तुतलाने लग जाती है। ना बोलने से? मतलब सही तरीके से मैं स्टडी नहीं करूँ, ये सब नहीं करूँ। तो ये चीज़ इतनी ईजी नहीं कि हम सबको बार वालों को दिखता है कि वह सक्सेस क्या है। मैं अपनी लाइफ में 18-20 घंटे, 18-19 घंटे काम करता हूँ, 5-6 घंटे सोता हूँ मुश्किल से। टाइम इतना मिलता है आजकल, 2 ही काम करता हूँ, या वर्क या वर्कआउट। तो वहाँ से एक बच्चा जो चल नहीं सकता था, मैं खड़ा हुआ, सबकी सुनता रहा, मौका मिला, मिट्टी कुश्ती खेली, फिर मौका मिला मेट पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, प्रोफेशनल रेसलिंग में मौका मिला, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना और कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन भी बना। जो ढंग से बोल नहीं सकता था, अटकता था, मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बना, ऑफिशियली मोटिवेशनल स्पीकर बना, इंडियन आर्मी के साथ स्पीकर बना। फिर ढेर सारी जगह यहाँ से लेके बाहर तक। बहुत शाय था, इंडिया के मौका मिला, सारे रियलिटी शोज़ किए, कई इंटरनेशनल सीरीज़ की, शो होस्ट किए। वहाँ पे भी सब रिजेक्ट करते थे, इसका तो एक्सेंट ख़राब है, तो हरियाणवी है, ये तो पता नहीं कहाँ से आया है। और मुंबई में तो ऐसे बुराई करते थे जो बड़े रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर होते थे, क्या ये संग्राम सिंह इंसान बहुत बढ़िया, बोलता है डॉक्टर का कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मैं सोचता तारीफ़ कर रहा है, और ये बुराई होती थी उनकी। फिर अब मैं फिल्म कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि आपको जीतने का मज़ा तभी आता है जब सब आपकी हार की उम्मीद कर रहे हो। और याद रखना, तारीफ़ें दिन बनाती है और ताने ज़िंदगी। सुपर। अगर आप उसको लेते हो तो जर्नी बहुत देखी है, बहुत गिरता उठता। मेरे में कोई टैलेंट नहीं, मैं आज भी बोलता हूँ। सिर्फ एक टैलेंट है कि मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं हूँ। अगर इस देश की आबादी 140 करोड़ है, 139 करोड़, 99 लाख 99,000 999 कहेंगे नहीं कि आपको ये काम ऐसे हो ही नहीं सकता, और यहाँ से मुझे आवाज़ आई ना कि काम ऐसे हो सकता है, तो मैं किसी के उस पर नहीं जाऊँगा, मैं अपने ही उस पर जाऊँगा। अगर आप में आत्मविश्वास है ना, तो आप दूसरों का विश्वास जीत लेते। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है ना, देखो किसी भी चैंपियन को या किसी विजेता को होना, आप उसकी सफलता असफलता से नहीं नाप सकते। सफलता असफलता तो एक सीढ़ी है, असफलता कोई मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक जर्नी है, सफ़र है। तो मैंने हर फील्ड में आया, ना कोई टैलेंट था। बाकी क्या है कि बाकी बच्चे, कोई बच्चा 1 घंटे में सीखता था, मैं उसको 1 दिन में सीखता था, 2 दिन में सीखता था, गद्दी की तरह हार्ड वर्क करके। मगर हार्ड वर्क टैलेंट को हमेशा बीट करता है, और मैं वही मानता हूँ। मैं हर जगह, जैसे आप सब तो फिर भी पढ़े होगे, तो वहाँ पढ़े होगे जहाँ पे बेंच होते हैं, जहाँ पे टेबल होते हैं, हम तो वो जाते थे वहाँ पे जहाँ पे वो चीनी की बोरी या खादा कट्टा लेके जाते थे, स्कूलों से बैठते थे सरकारी स्कूल में हार्डकोर। वहाँ पढ़ के आए, वहाँ देख के आए। और आजकल के बच्चे सारी बात करते हैं कि भाई अब कोई डाइट की बात करता है, प्रोटीन की बात करता है, न्यूट्रिशन की बात करता है। मैं उस परिवार से था जहाँ पे रोटियाँ कीमती की मिलती थी। हमारी डाइट क्या होती थी, गन्ना चूस लिया या चने खा लिए या ये कर दिया, और 10-12 साल तक तो हम नंगे घूमते थे। कोई होता है ना, जिस दिन खूब नहा जाना होता था ना, उस दिन क्या होता था, तालाब होता था घर के पास में, वो एक खाकी साबुन आता था, वो लगा के उसमें नहा लिए या कुएं पे नहा लिए, तो मतलब ज़्यादा होता था। तो ये बीमारी ऐसी है कि धूप निकलती थी तो मेरी बॉडी थोड़ी मूव करती थी। मैं उठ तो जाता था, मेरी आँख खुल जाती थी, मगर बॉडी मूव नहीं कर सकता था।
इसमें इतना पेन होता था, अगर आपकी उंगली ये से हिला दी तो वो जॉइंट पे स्वेरिंग आ जाता, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, ब्लड रुक जाएगा, तो बहुत ख़तरनाक था। तो जब मैंने इस बीमारी को ठीक किया तो बड़े बड़े डॉक्टर कहते थे कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। कभी मेरी माँ ने दिन में मुझे 15-15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से। तो इस विश्वास का क्या सोर्स था कि विश्वास था कि हो जाएगा, कर लेंगे? लोग तो नॉर्मल होते हुए भी अचीव नहीं कर पाते, आप तो नॉर्मल नहीं थे। देखो, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। आज जो मैं कर रहा हूँ ना, जो चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि मैंने सोचा कि आज देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, अब हमें पहले पता नहीं था। अब मेरे जैसा इंसान है, चाय कॉफ़ी पीता नहीं, दूसरे की बहन बेटी मेरी बहन बेटी है, सारी चीज़ें ये कि मेरे जैसे इंसान को परमात्मा आगे लेके जाता है, तो कई घरों में चूल्हा चौका जलाने का जरिया बनता है। टीवी के मैंने बहुत शौकीन है, तो टीवी पे मेरा इतना हुआ कि मैं सीधा प्रोड्यूसर को फ़ोन करता हूँ, कोई बच्चा बच्ची आता है, दिख जाता, किसी के रेफरेंस से आता कि भैया इसका वो कर लो, टैलेंट है तो देखो, बाकी करता परमात्मा, आप इसका जरिया बनो। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ 3 साल बाद 4 साल बाद मैं फिल्मों में, परमात्मा ने चाहा मैंने फिल्में कम के टेक ओवर करूँगा, तो हमारे जैसा इंसान आगे आएगा ना, तो ढेर सारे बच्चों को काम मिलेगा और उसको चेंज कर दिया कि भैया ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। गलत तो कुछ होता नहीं, वो कहते नहीं गलत लगे तो अलग होता है, गलत कुछ नहीं होता। तो बस मैं सोचता हूँ, और वो विश्वास ऐसा है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, इंग्लिश बिल्कुल आती नहीं थी। फिर एक बच्चा जिसको ये क्लास में फेल हो गया था, 7वीं क्लास थी, कौन सी थी मुझे याद नहीं, तो उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाया था किसी कारण से। फिर एक टाइम मिला कि उसमें मेरी लाइफ का चैप्टर था उस क्लास में। आपकी लाइफ का चैप्टर? मेरी लाइफ का मतलब सिलेबस में डाला? सिलेबस में डाला था और उसी क्लास में डाला, इस क्लास में फेल हुआ था। तो ओके। तो मैंने कहा उसकी मेरे एक बच्चा जिसको इंग्लिश का पता नहीं था, मैं IIT IIM से लेके, एक बार मुझे याद है कि एक मैं फेल हो गया था, तो मास्टर ने बोला कि भाई 10-20 रुपये इकट्ठा करो, और एक बच्चा बहुत हमारे पास बहुत मेधावी छात्र है, मतलब मेधावी यानी बहुत छात्र, उसको बाहर भेजेंगे, तो 10-10 रुपये लेके आना। ऐसे मजाक कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि भैया वो बच्चा कौन है, क्योंकि मेरे हिंदी में नंबर आए थे 5-6 और नंबर इंग्लिश में आ गए थे 10 या 11-12 कुछ ऐसे। तो पूरी प्रेयर होती, प्रार्थना होती थी जो सुबह स्कूल में होती थी ना, मुझे निकाला गया, बाहर खड़ा किया गया, बोले भाई ये ऐसा है कि इसको मातृभाषा में इतने नंबर और दूसरे वाली भाषा में इतनी, इसको हार्वर्ड भेजना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर हार्वर्ड क्या होता है? बोला बेटा तू स्पेलिंग सीख गया ना, ज़िंदगी भर तेरे लिए बड़ी बात है। अच्छा। तो फिर जब मैं हार्वर्ड के उधर गया ना, मैं लेक्चर देने, स्पीच देने, तो मैं बात सोच रहा था। मतलब कुल मिला के मास्टर जी ने बेइज्जती ही करी थी। देखो, जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो ये हर एक सक्सेसफुल इंसान है। सक्सेसफुल तो देखो, मैं सबका एक पैमाना अलग होता है, कोई हेल्थ में अच्छा करेगा वो सक्सेसफुल होता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा सक्सेसफुल होता है, बाकी इस पे भी आऊँगा डेफिनेशन पे। तो अपमान, गलतियाँ, अस्वीकृति, असफलताएँ, निराशा, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, इनसे होके गुजरना ही पड़ेगा। इनसे होकर अगर आप नहीं गुजरे ना, अगर आपने कुछ नहीं किया और सफल हो गए ना, वो सफलता असफलता से ख़राब है। ना आपको अनुभव है, ना आपने पेन झेला है, तो सफलता फ़ायदा क्या है? तो एक ने बड़ा, एक वो कुंवर साहब होते थे, उसने बड़ा अच्छा शेर लिखा था कि मैं आज बाहर गया और कोई घटना नहीं हुई, मैंने आज बहुत लोगों से मिला, किसी ने कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने आज बहुत लोगों को देखा, किसी ने मुझे अनदेखा नहीं किया, मैंने आज सब पे विश्वास किया, किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, और अच्छी बात है कि मैं शाम को घर पे आया तो अपने आप को वापस लौट के पाया। तो ज़िंदगी है ना, बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं इतना पॉजिटिव सोचता हूँ कि एक पुरानी कहावत है, घास से कैसे चश्मा हरा होना चाहिए, सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा। तो नज़रिया अलग है। मैं देखता हूँ कि भाई ये चीज़ नहीं हुई ना, और ज़िंदगी में जो मैंने चाहूँ कभी हुआ ही नहीं, उससे ज़्यादा हुआ है। मैं सोचता था कि ये कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये कर लेंगे यहाँ हो जाएगा। टाइम में दिल्ली पुलिस में होता था, एक बार मैंने दिल्ली पुलिस में नौकरी की है। आप दिल्ली पुलिस में भी रहे? हाँ, 8-9 साल नौकरी की मैंने दिल्ली पुलिस में। तो मुझे याद है कि मैं दिल्ली पुलिस में शायद वो इंसान भी रहा हूँ सबसे ज़्यादा सस्पेंड हुआ होगा, क्योंकि मैं सस्पेंड होता, फिर गेम आते, फिर बहाल हो जाता। मैंने दिल्ली पुलिस में आया तो मैं एक्चुअली रेसलर बना, मैंने वहाँ से बहुत प्रोसेस सीखा, मैंने नेशनल मेडल जीता, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स से मेडल जीता, दिल्ली पुलिस से कई साल बाद सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में गया, तो कई चीज़ें देखी। तो तब मुझे DCP से इन सब से मिलना बड़ा मुश्किल होता था, IPS ऑफिसर से, सबसे, कि भाई मैं ड्यूटी भी देता था, मैं एक्सरसाइज भी करता था, सारी चीज़ें करता था, जो नहीं करते थे वो किसी अफसर के खास होते थे तो वो आता था। आज जब मैं जाता हूँ ना लबासना, जहाँ पे IAS IPS IAS ट्रेनिंग करते हैं, उनको सिखाता हूँ कि आपको देश ऐसे चलाओ या
फिट ऐसे रहो। तो मैं देखता हूँ कि हर ताज सिर के लिए होता है, मगर हर सिर ताज के लिए नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। हर ताज सिर के लिए होता है, लेकिन हर सिर ताज के लिए नहीं होता। उसको बनाना पड़ता है मेहनत करके, मशक्क़त करके, कोशिश करके। तो फिर मैंने देखा कि पग पग पे जहाँ जहाँ मैं गया हूँ ना, तो उस पे वो ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं, ढेर सारा एक नया इम्तिहान होता है। और बीइंग नॉर्मल इज़ बोरिंग। अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा हो, उठापटक नहीं आ रही हो या कुछ नहीं हो, तो मानता हूँ ज़िंदगी ख़राब है, नहीं पंगे लेता हूँ। अब समझ लो कि मैं हीटर पे बैठा हुआ हूँ, ज़्यादा बैठूंगा तो बम जलेंगे, खड़ा हो गया तो आज ख़त्म हो जाएगी। लाइफ ऐसे जीतता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है। ये अगर इसमें भी हमने वो नहीं किया, पता है 90% लोग 30 साल के बाद मर जाते हैं। 90% लोग 30 साल बाद मर जाते हैं। मर जाते हैं, पता क्यों मर जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपनी पसंद का काम ही नहीं करते। कोई परिवार के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए मजबूरियाँ होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो ज़िंदगी जीते हैं। वो ज़िंदगी तो जीते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि जिससे आप प्यार करते हो ना, जो पसंद करते हो, अगर वो आप काम करते हो ना, तो आप जिंदा हो। नहीं तो फिर जिंदा तो हैं हम, काम तो कर रहे हैं, मगर वो चीज़ है नहीं। तो इतनी पॉजिटिविटी का सोर्स क्या है? वही तो मैं कहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि भैया एक समुद्र में आप चाहे कितना ही जलता हुआ कुछ डाल दो, वो ठंडा हो जाएगा। तो मुझे कोई कुछ कहता है ना, तो अगर आप में सही है मैंने, तो आपको भगवान जी पराजित नहीं कर सकते। तो मैं हर बात सोचता हूँ कि गुस्सा या हाइपर वो इंसान होता है जिसमें ताकत नहीं होती, या जो बीमार होता है। जो स्वस्थ इंसान है उसको कहाँ गुस्सा आएगा? एक मटका लेके जाओ, अब खाली मटका ही छलकता है ना, भरा मटका कभी छलकता है? नहीं छलकेगा। भरे मटके के साथ आप भाग सकते हो, खाली मटका रहेगा ना, वो छलकता रहेगा। और खाली बर्तन आवाज़ करते हैं, भरा हुआ बर्तन आवाज़ नहीं करता। तो जिस इंसान के पास कुछ होगा ना, ये मत देखो कि इंसान क्या है, वो देखो कि उसकी इंसान के अंदर क्या है, महत्वपूर्ण वो है। इंसान महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें, जब आप कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ठाकुर बनते हो, ठाकुर कृष्ण जी कोई का ठोकर खाकर ठाकुर बनते हो। ठोकर खाकर ठाकुर बनते हो, सीधा ठाकुर बनता ना तो गिर जाता है। अब आप किसी भी महापुरुष को देख लो, किसी को भी देख लो, जिंदगी में कोई भी आया है बगैर मेहनत किए, बगैर कोशिश किए, बगैर उसके किए, तो कभी कोई सफल हुआ ही नहीं है। अब किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो जीरो पे खड़े, हम तो आज भी कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे मैं गया, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, हर रोज़ एक नया दिन होता है, नई चीज़ें होती है कि भैया पुश करना है। पुश क्या होता है कि लिमिट, कल मैं कहाँ था, आज मैं क्या कर सकता हूँ, परसों में क्या कर सकता हूँ। ज़िंदगी यही है। अब राम जी के बारे में बात करें, राम जी का मंदिर बना है, तो राम जी के अयोध्या में रहते, क्या रहते? राजा राम, युवराज राम, इससे ज़्यादा कुछ होते नहीं। जब वो राम जी 14 साल वन में गए ना, तब के आए, सारी समस्याओं का सामना किया, जितनी चुनौतियाँ थी उनको फेस किया, तो उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के आए। तो अगर यहाँ रहते तो क्या रहते? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल राजा। नॉर्मल राजा। वो सब कहते ना, जिस पे जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। और अगर मान लो जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, जो ढेर सारे कहते हैं कि विल डू दिस, विल डू दैट, वो सिर्फ, मेरी माँ ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी हरियाणवी भाषा में, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ उसको। जब मैं ठीक हुआ ना, तो उसने बोला, बेटा तुम्हारे अंदर कोई चीज़ स्पेशल ज़रूर है। मैंने कहा क्या? बोली कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते, कुछ होते हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करते। अभी आपके ऊपर है, पार्ट बनो या क्रिएट करो। तो मैं समझा नहीं, वो तब मतलब इतना दिमाग था नहीं। अब मैं सारी चीज़ें बैठ के सोचता हूँ। अगर मैं कभी थोड़ा बहुत उदास भी, तो वैसे में होता नहीं, मैं बैठ के सोचता हूँ, जर्नी देखता हूँ मैं। जब यहाँ से यहाँ आ गए, और मेरे है ना, जितना मैं उम्र बढ़ रही है, तो मैं एक बहुत सेल्फलेस आदमी हूँ। और मैं सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। हर उससे पहले जाने अनजाने में, पहले बचपना था, हम गलतियाँ करते थे, गलतियाँ तो आज भी करो, सीखो उनसे। झूठ बोलते थे, बड़ी बड़ी बात करते थे। अब मैं सोचता हूँ कि भैया जो भी चीज़ करो, आपका कोई भी कार्य, कोई भी काम ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप किसी को फिजिकली, फाइनेंशियली या मेंटली हर्ट कर रहे हो, तो फिर वो काम सही नहीं है। तो उसके हिसाब से सारी चीज़ सोचता हूँ मैं। सुबह 4 बजे होंगे, रेड लाइट होगी, तो मैं आपको खड़ा मिलूँगा उस पर। क्योंकि मैंने पुलिस का भी देखा, पुलिस का बहुत 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 टफ काम होता है। बाहर वाला 1 मिनट में कहता है पुलिस का ये सब, आम ही नहीं होगी तो देश चल जाएगा 1-2 घंटा, पुलिस नहीं होगी तो घंटा नहीं चल सकता देश। सब सही गलत, गलत सही वो दिखते हैं, मगर पुलिस की तो क्या है कि 90% पुलिस वाले बीमार हैं 40 के बाद बेचारे, ना
उनके पास ढंग के टॉयलेट हैं, ना ढंग का इतनी सैलरी है, ना ढंग के उनके पास फ्लैट्स हैं, ना ढंग की और चीज़ें हैं। तो हम बात करते हैं सारी चीज़ों की, तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ, यूथ देखता हूँ, बाकी चीज़ देखता हूँ, इंसान पता है क्या होता है, इंसान किताबों से नहीं सीखता। किताबें तो खैर एक वो होता है कि भाई जो आजकल के बच्चे साक्षर ज़्यादा हैं। साक्षर क्या होता है? जो डिग्री लेके आते हैं। डिग्री लेके शिक्षित वो होते हैं जो वैल्यूज़ के साथ पढ़े होते हैं। तो हम वहाँ से आए हैं जो वैल्यूज़ लेके। मुझे आज भी याद है कि आजकल के बच्चे बोलते हैं स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया। तो हम तो वहाँ आते थे, घर वाले पीटते थे, फिर पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या, एंग्जाइटी क्या, डिप्रेशन क्या है। तो वो चीज़ें हम सारी वो कर लेते हैं ना, उतना अपने आप को हम वो कर लेते हैं कि भैया ये चीज़ सही है तो ये चीज़ वो है। अगर जब आप सकारात्मक हो, जब आप सारी चीज़ें सही सोचते हो तो कुछ होगा ही नहीं। और मैं तो लाइफ में एक चीज़ सोचता हूँ कि भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है। कोशिश करते रहो, मगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठो मत। मेरी उसमें पता लक भाग्य किस्मत कोई नहीं है। ये लक भाग्य किस्मत है। आप मेहनत करो, हार्ड वर्क के आगे ना सफलता हाथ जोड़ी खड़ी हो जाती है। बाकी कोई कहता ना कि जी मेरे तो किस्मत में नहीं था, मेरे लक में नहीं था, जी मेरे तो भाग्य में नहीं था। एक रस्सी पत्थर पे निशान कर देती है। रस्सी बहुत हल्की होती है। जब एक रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है, वो कहते हैं ना कि एक वो कहावत है कि वो शायद कबीरदास साहब ने बोली थी रस्सी के बारे में कि जब वो शिल पे निशान कर देती है, एक पत्थर पे निशान कर देती है, हम तो इंसान हैं। पानी बहुत हल्का होता है, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है, पत्थर में सुराख कर देता है कि वो तोड़ता है लगातार उसका बहना। तो लगातार प्रयास किया आगे, ना कोई सफलता, ना कोई टैलेंट, ना योग्यता, ना पैसा, सब कुछ एक साइड है। लगातार प्रयास के आगे कोई चीज़ टिक ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं सफलता में बिलीव नहीं करता। मैं प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। जो प्रोसेस होता है ना कि भैया वो कर दो अपना बेस्ट, उसको एंजॉय करो। और परमात्मा की मेरे मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो वो देसी इंसान हूँ कि जो बिल्कुल आया गांव से। आजकल जैसे मान लो एक टाइम होता था 20 किलोमीटर पैदल जाता था, बस का किराया नहीं होता था। आजकल बिजनेस क्लास में जाओ, आप ट्रैवल करो, देखो बैठ के, तो मैं वही देखता हूँ, वही बच्चा भैया आज मैं कर सकता हूँ। मैं जब एक्सरसाइज का टाइम होता है टॉयलेट में चला जाता हूँ, खड़ा हुआ डिप्स मारता हूँ। बार बार सोचते इसका स्टमक अपसेट है तो हंसते हैं कहीं, जैसे बैठो ना आए ना, तुम हंसते रहो भैया, वो टाइम है। तो आपके पास एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि भैया जो चीज़ आपके पास ही है, जिस चीज़ को ना कोई खरीद सकता, ना उसको कोई मेजर कर सकता, ना वो कर सकता, तो फिर आप यूनिक हो, आप में कुछ बात है। और जब से मैं ठीक हुआ हूँ ना, तो सारी चीज़ मैं वही सोचता हूँ, वही देखता हूँ और वही करता हूँ। अब बस आप अच्छा करो तब भी दुनिया वाले बोलेंगे, आप गलत करो तब भी दुनिया वाले बोलेंगे। एक छोटे से बच्चे रोटी चुरा ली थी, तो एक वो बड़े बड़े शायर होते थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उसको सब पीटने लग गए, 2 दिन से भूखा था, उसकी मदर भूखी थी, वो उसकी बहन थी वो भूखी थी। तो चोर चोर कह के उसको बहुत पीटा। तो उसने बोला कि भैया एक रोटी चुरा के मासूम चोर बन गया और लोग मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। तो वो हमारे ऊपर है कि अगर हम सही रास्ते पे हैं ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन हमें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। कहने वाले तो कहते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप सही हो, आपकी सोच सही है कि आप क्या कर सकते हो, वो महत्व रखता है। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में वही सोचता हूँ कि भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जहाँ पे आँख बंद हो तो कम से कम वो होना चाहिए। अगर मैं आज जाता हूँ, आज मेरी आँख बंद होती है ना, तो मैं सेटिस्फाई जाऊँगा कि मैं कोशिश की। बहुत से तो क्या होते हैं सेटिस्फाई जाओगे, उसका फ़ायदा क्या होता है? जब कहते हैं ना कि सांस छूट जाए और शरीर चला जाए ना, शरीर चला गया और इच्छाएं रह गई, तो भैया वो आपकी वो नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष वो है कि आपका शरीर जिंदा और आपकी इच्छाएं छूट गई, तो मोक्ष है। वो कहते हैं ना कि थोड़े से सुकून के लिए ढेर सारी बेचैनियाँ पाल ली हमने, थोड़े से सुकून के लिए ढेर सारी बेचैनियाँ पाल ली हमने। लोग कहते हैं भैया समझदार हो गए, वो ज़िंदगी संभाल ली हमने। क्या बात। उल्टा हो गया ये, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो आप डीमोटिवेटेड होते हैं कभी? डीमोटिवेटेड होने की कोई बात ही नहीं होती। मुझे पता है मुट्ठी बांध के आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। कोई कुछ चीज़ अपनी तो है ही नहीं। कभी फ्रस्ट्रेशन, निराशा? पहले जब समझदार नहीं था ना, तब होता था। अब समझदारी आ गई ना, तो मैं हंसता हूँ बैठ के। जो कुछ होता है ना, वो कहते हैं ना कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया,
हाथ पसारे जाना है, इस दरा का इस दरा पर यूं ही दरा रह जाना है। तो कुछ होता है, सफल होता हूँ असफल होता हूँ ना, तो मैं बैठ के सोचता हूँ भाई चलो ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कबीरदास साहब है ना, 4 शब्द बोलते थे जब जिंदा थे। तो लोग कहते थे जुला पागल है, फालतू है, कुछ है नहीं, इसको पता ही नहीं है। आज लोग कबीरदास साहब पे PhD करते हैं। एक बार एक समाज में बहुत बाबा था, तो बाबा की हाइट बहुत छोटी थी। अब उसको लगता है यार ये जो सांड बैठा ना, इसके सिर में मेरा सींग में, इसके सींग में मेरा सिर आएगा नहीं। सांड भी छोटा था थोड़ा, उसके सींग ऐसे गोल थे। तो उस बाबा के मन में हर रोज होता है कि पता नहीं इसके सींग में मेरा सिर आएगा या नहीं आएगा। अब देखता भाई बड़ा इज्जत थी बाबा की, महाराज की सब इज्जत करते थे। तो उसने सोचा करूँ क्या, मतलब लोगों को कांडों को जाता है। एक दिन सुबह उठाओ 3 बजे, सांड को ढूंढा, 3:30 बजे सांड मिला। तो उसने क्या किया कि अपना सिर उस सांड के उसमें फंसा दिया। सांड सो रहा था, सांड उठ गया, उठ के कभी बाबा इधर गिरे कभी उधर गिरे, उसका फंस गया सिर। पूरे गांव में पूरा हाहाकार मच गया कि भैया बाबा जी को मार दिया, बाबा जी को मार दिया, पकड़ा पकड़ा, बाबा जी यहाँ से फूटे हुए, यहाँ से टूट गए, ये सब हुआ। पकड़ा, उनका सिर निकाला गया। बोला बाबा जी आप ठीक हो? बोला ठीक हो को देखी जाए, जो मन का मलमलाट था ना वो मिट गया कि साला मेरा सिर आएगा या नहीं आएगा सांड के सिर में। तो जिंदगी में जब तक मलमलाट है ना आपके कि काश ये हो जाता तो फिर जिंदगी का फायदा नहीं। मलमलाट मेट लेना चाहिए। और शरीर बहुत ताकतवर है, छोटी मोटी बीमारी से या छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होगा। पोस्टमार्टम में चाकू से काटना पड़ता है, तो छोटी मोटी चीज़ तो चलेंगी। इतना बड़ा शरीर, इतनी नलियाँ हैं, इतनी नाड़ियाँ, तो ऊपर नीचे तो होंगी ना। ट्रू। ये स्पिरिट क्या हर स्पोर्ट्समैन में होता है, जिस तरह के स्पिरिट आपकी है? देखिए स्पोर्ट्स पर्सन का पता नहीं कि सब में होता ही नहीं होता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना, एक एक्टर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, यूट्यूबर बनना या आर्टिस्ट बनना, वो छोटी सी एक पिक्चर है जो बड़ा कन्वेंस है ना ज़िंदगी। हम उसकी सोचो। अब बोलते क्या करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ कि भैया सेल्फ मेड इंसान हूँ। जो कहते हैं ना कि उसको ज़माना क्या गिराएगा जिसको चलना ही ठोकरों ने सिखाया हो। तो हम तो वहाँ से उठे हैं। मेरे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखती, कोई महत्व नहीं रखता, मेरे लिए देश महत्व रखता है। गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ करते हैं, पर कोशिश ये करता हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट का मैं प्रचार नहीं करता जिससे देश के यूथ को नुकसान हो हेल्थ के लिए। अमेजिंग। मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा। एक बार मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे। मुझे 2.5 करोड़ का एक कोल्ड ड्रिंक का एड आया था। हम किसी के ऐसे घर पे रह रहा था 3 साल के लिए। तो उसने बोला कि भैया बहुत ऑडियो लगेंगे, फैन फॉलोइंग ये हो जाएगी और ये सारी चीज़ें और वो करेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, ढेर सारा काम होगा, लाखों की फॉलोइंग हो जाएगी। मैंने कहा 2 बच्चे ही फॉलो कर रहे थे, उनको जहर पिला रहे हैं। तो उसने बोला नहीं यार ये करने से हो जाएगा। मैंने कहा रात को सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता। वो किस चीज़ का ऐड था? कोल्ड ड्रिंक का। अच्छा। जो कोल्ड ड्रिंक होती है। तो फिर वो चला गया। 3 दिन बाद उसके एरिया मैनेजर ने फ़ोन किया, हुई यार वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, ETC। मैंने कहा सब भाई अपने को कर लेंगे, करते हैं, पैसा घर में रह जाया कर लो उनके साथ में। मतलब 920 थे, अब दूध के लिए पैसे खर्च कर दिए, 610 रुपये रह गए हैं कि वो भी निकाल के दूंगा, फ्री में ऐड करूँगा, बोलो टॉयलेट साफ करना। तो क्या है इसका, मैंने बहुत सी चीज़ इसके बारे में मैंने भुगती भी हैं। भुगती की नॉन इन द सेंस कई चीज़ों मैंने करने की कोशिश की जो स्पॉन्सर यही होते थे, मैं दूर हुआ। मगर मेरा ही मानना है कि मैं हेल्थ की कीमत समझता हूँ। जैसे राम मंदिर का हुआ तो वहाँ पे इतनी सकारात्मकता है कि आप जाओगे वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। मगर एक्चुअली ये सोचो कि भैया राम जी वहाँ बैठे, राम जी तो समभाव हैं, राम जी तो हमारे अंदर, राम जी हर चीज़ है। जब इंसान अपनी ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहा तो राम जी वही हैं। राम जी वहाँ पे नहीं है, राम जी तो हर जगह हैं। बस हम बना इसलिए देंगे कि भैया राम जी उधर ही है। जब आप अच्छा काम करते हो, कहीं भी कोई चीज़ हो रही होती है, राम जी संभाव क्यों हैं? एक रात पहले राजा बनने वाले थे, अगली सुबह वन में जा रहे हैं। उसके बाद उनके चेहरे पे संभाव है कि काम में इंसान अगर मेहनत करे तो भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है। और राम जी ने भी बताया था, वो सिखाया था। उनकी ज़िंदगी बहुत इंस्पिरेशनल थी। मैं अरुणाचल प्रदेश जा रहा था तो मेरे पास में एक लेडी बैठी थी, 7 साल बच्चा किताब पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा यार क्या संस्कार दिए, आजकल तो 1 साल का बच्चा उसको मोबाइल देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि उड़ा दी। मैंने कहा वाह जी आपने क्या संस्कार दिए बच्चे को। बोली भाई साहब संस्कार नहीं है, ये तो जो हम करते हैं वही देख के सीखता है। अगर हम मोबाइल लेंगे तो मोबाइल पकड़ेगा, हाथ में किताब ले रहे किताब पकड़ रहा है। वो
छोटी सी उसकी एक लाइन वो मेरे लिए बड़ी सीख थी कि भैया नई जनरेशन जब बच्चे या सब ये सोचो कि भैया मैं कुछ भी करूँ मेरा बच्चा ये हो जाए, वो होगा नहीं। मतलब संस्कार देने की अगर बात है तो हम संस्कारी हो जाएं, वो भी संस्कारी हो जाएगा जी। दिया नहीं जा सकता। पता है क्या है, 98% लोग बच्चे को पालते हैं, सिर्फ 2% लोग परवरिश करते हैं। और देश को है ना सरकार नहीं चला सकती, देश को संस्कार चलाते हैं। किसी को आगे जाना है तो, और किसी भी देश की ताकत दिख रही है ना, आप उसके पैसा वैसा मत देखो, उसकी सेना देखो, उसका स्पोर्ट्स देखो। अगर उसमें आगे तो देश सबसे अग्रणी है, तरक्की कर रहा है। बाकी बिल्डिंगें बनाने से या नई टेक्नोलॉजी आने से देश आगे नहीं बढ़ता, देश तब आगे बढ़ता है जब उसका युवा आगे है। और युवा वो है जो युग को बदल देता है। रेसलिंग के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा आपसे, क्या होता है अंदर, और साथ में उसके बारे में भी WWE जो होता है क्या वो रियल होता है क्या? देखिए, मुझे मौका मिला है सारी रेसलिंग करने का। WWE भी मुझे मौका मिला है मिट्टी कुश्ती लड़ने का, मुझे मौका मिला है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मैट पे, मुझे मौका मिला WWE खेलने का भी, मुझे मौका मिला डिफरेंट। और अब जो मैं करने जा रहा हूँ प्रोफेशनली, वो 3 मिनट के 6 राउंड हैं ओलंपिक स्टाइल के। ओलंपिक में 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। तो पहले हम बोलते थे ये सही है गलत है, ये जेन्युइन है ये नहीं है। फिर जब मैं आया, सब मैंने किया, तो सबकी अपनी ब्यूटी अलग है, सबके रूल रेगुलेशन अलग, सबका अलग है। तो मैं किसी को असली नकली बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर वो हर जगह पेन है, हर जगह तकलीफ़ है, हर जगह अपना अपना स्ट्रगल है, अपना अपना मेहनत है, अपना अपना स्वेट है, तो हर जगह है। तो मुझे सारे ही करने का मौका मिला है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, बैठ के सोचता हूँ। पहले जब नादान थे, नादान तो अब भी हैं, जब तक जाएंगे नहीं दुनिया से तब तक नादान ही रहता है इंसान, समझदार तो होता नहीं है। तो असली नकली का हम तभी कह पाएंगे जब उसको करेंगे। कोई चीज़ असली नहीं है, कोई चीज़ नकली नहीं है, सबका अपनी मेहनत है, सबका अपना अलग वो है। पहले मैं भी कहता था कि वो सही नहीं है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है। तो क्या वो फाइट रियल होता है? देखो, जो टीवी के लिए बनता है वो उनका ड्यूरेशन अलग होता है, उनका अपना अच्छा, WWE का। हाँ हाँ, और जो एमेच्योर होता है 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, तो जानते हो कि आप एमेच्योर यानी जो एशियन गेम्स ओलंपिक वो डिफरेंट होता है। दंगल का आप जानते हो कि दंगल का डिफरेंट होता है, कि दंगल में कुश्ती होती है भाई ये हारेगा एक जीतेगा ऐसे। तो सबका अपना अलग वो है, मगर वो कुछ फाइट स्क्रिप्टेड होती हैं कि भैया जैसे कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। जो टीवी के लिए अपना बनाएंगे तो कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है उसमें। ओके ओके, स्पेसिफिकली टीवी के लिए वो करते हैं, वो एक शूट हो गया फिर वो। मगर गिरना पड़ना तो बहुत जेन्युइन रहता है उसमें, आपकी हड्डियाँ टूट जाती है। एक फट्टा ही तो होता है, एक स्प्रिंग होता है, लोग गिरते तो उस पर गलत गिरते तो चोट लगेगी। ये नहीं कि, और पता है क्या है, मैच और रेसलिंग में तो आपको चोट लगी तो कुश्ती रुक जाएगी, उसमें आपको चोट लगे और आप मैच नहीं छोड़ सकते, पब्लिक को आपको एंटरटेन करना ही पड़ेगा। मैच छोड़ोगे तो अगला मैच करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं उसकी असली और नकली में जा नहीं रहा। मैंने शो किया पूरा उसका, कई मैच खेले हैं, प्रोफेशनल रेसलिंग में आया। मुझे आज भी याद है, मैं मजबूरी में प्रोफेशनल रेसलिंग में आता, पैसे नहीं होते थे। बहुत लंबी स्टोरी है कि एक टाइम होता था कि 8-10 हज़ार रुपये से मैं लड़ना स्टार्ट किया था, मैंने 50-50 लाख रुपये मैच खेले। तो वंडरफुल। तो मुझे मौका मिला साइड रेसलिंग खेलने का। सबका अपना अलग मज़ा है, सबका अपना अलग स्वाद है। तो ये है नहीं कि भैया ये सही है गलत है, सब सही है। वो कहते हैं ना कि जब कोई आपको लगे कि कोई चीज़ गलत है, या ज़माना बोले कि भाई आप गलत हो, तो अपने आप गलत नहीं, अपने आप को अलग समझो। कई बार अलग चीज़ काम करती है। जैसे अभी मैंने आपसे पानी मांगा, आप बोला कि RO है। जब हमारे घर में मिट्टी गड़े थे ना, तो हम बीमारी से दूर खड़े थे। आज हमारे पास RO और बीमारी हज़ारों है। आज हमारे पास RO और बीमारी हज़ारों है। तो पहले क्या होता था कि हम तालाब का पानी पी के, मटके का पानी पी के 100 साल जिंदा रह जाते थे। आजकल मिनरल वाटर पी के 30, 40, 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है। पहले हम खाना ऐसे ही खाते थे, रूखी सूखी जो मिल गया ठीक है। आजकल सारी कैलोरीज, ये डाइट और वो डाइट और सब कुछ फॉलो करते हैं, ना ताकत बन पाती, ना सुकून से रह पाते, और जल्दी चले जाते। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कैलोरी कैलकुलेटेड ये सब ठीक है या कुछ भी चलना चाहिए? देखिए, बॉडी है ना, बॉडी साइंस के हिसाब से चल ही नहीं सकती। अब जो आजकल के बच्चे हैं वो चलते फिरते कई उल्लू बन जाते हैं। मेरे युवा दोस्त हैं, रात भर पार्टी करेंगे, आई पार्टी एनिमल, दिन में फिर सोएंगे पूरा दिन।
फिर 40 की धीरे धीरे 40 की पहुँचेगी, फिर 3 बजे खाने, 5 बजे खाने, 7 बजे खाने, चलते फिरते केमिस्ट बन जाएंगे। तो ज़िंदगी को संतुलित जीना चाहिए। अब आजकल के बच्चे क्या खाएंगे? पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, सारी चीज़ खाएंगे, ये कोल्ड ड्रिंक पिया, ओ माय गॉड 2000 कैलोरीज, ट्रेडमिल पे जाएंगे, आई हैव बर्न 2040 एंड 2050 कैलोरीज। और वो स्टोरी पे लगता है। सुनो तो, उनको पता है कि भैया बॉडी साइंस के हिसाब से नहीं चलती, बॉडी नेचर के हिसाब से चलती है। तो पूरा वही, अगर आप नेचर के दोस्त नहीं बनोगे ना, बोलते बोलते आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, यार अपने दोस्त तो बन जाओ भैया, पहले अपना सत्यानाश करके बैठे थे यार। पहले अपने दोस्त बन जाओ, अपना ख्याल रख लो, अपने आप को ठीक कर लो, अपने आप को फिट रख लो। फिट का मतलब ये नहीं था कि 0 साइज 6 पैक। फिटनेस का मतलब ये होता है कि भाई अपना दैनिक कार्य आसानी से किया, आपको नींद आराम से आ गई, वो फिटनेस है। उसमें फिर आप जितना एक्सटेंड कर सकते हो, किसी के लिए 10 किलोमीटर भागना, उसमें वो थकता है कोई 2 घंटा, जिम करके थकता है कोई 2 घंटा, योगा करके थकता है कोई 2 घंटा, प्राणायाम करके थकता है। वो एक बात याद रख लो, शरीर अगर आपका ठीक नहीं है ना, तो आपने ज़िंदगी की 80% बैटल आप हार गए। कैसे? क्योंकि सब कुछ तो इसी पे चलता है ना। अगर आपका शरीर में कोई बीमारी है, शरीर ठीक नहीं, तो आपके लिए तो सब कुछ। अब हम बैठे, हमें कुछ खाना खाना है, हमें बुखार हो जाए, हमारे सामने 56 प्रकार के व्यंजन रख दो, हम कुछ खाएंगे नहीं, दिल ही नहीं करे, क्योंकि बुखार है। और शरीर ठीक है ना, नॉर्मली है, तो प्याज के साथ सूखी रोटी खा जाएंगे, फाड़ फाड़ के, वो भी अच्छा लगेगा। तो अपने शरीर पे काम करो। जब शरीर ठीक नहीं ना, तो आप मेडिटेट कर सकते ना, आप कुछ कर सकते ना, आप वो उसको प्राप्त कर सकते, जो कहते हैं ना कि भैया वो जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्योंकि कोई पेन रहेगा ना, तो उसी पे ध्यान जाएगा। अब बहुत से मानते नहीं कि नहीं जी मैं तो ये कर लेता हूँ। तो हमने कईयों को बोला कि भाई आप एक काम करना, 30 सेकंड ना बंदर मत सोचना, आप बंदर के बारे में आपको सब मिलेगा, तो 30 सेकंड बंदर ही दिखाई देगा। ये मैं आपको बता रहा था, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो क्या है कि एक जब आप संतुलित जिंदगी जीते हैं ना, अब पता है क्या होता है कि कोई पुरानी कहावत है कि खुद से मिलने आते हैं और दुनिया से मिलके चल देते हैं। क्या मतलब इसका? दुनिया में हम आते हैं कि भाई खुद से मिलें, तरक्की करें, अच्छा इंसान करें, मगर लोगों से मिलके चल देते हैं। क्या नहीं, अपने लिए टाइम निकालते। हमेशा 5 मिनट अपने आप से बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए कि भाई मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, लिखो उसके बारे में। जो कहीं ना आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। जो हमेशा बिजी बोले वो अस्त व्यस्त है, वो व्यस्त नहीं है। तो ये चीज़ें निकालो ना कि भाई उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। एक देखिए अपना दिनचर्या बनाओ, एक अपना रूटीन बनाओ, भले कुछ भी करो, मगर आपका एक रूटीन होना चाहिए, आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि भैया ये सब है। अगर आपने पसीना निकाला ना, बहुत से कहते हैं कि भाई मैंने ये कर लिया और मैंने वो कर लिया। जब तक पसीना नहीं निकलता ना, वर्कआउट काउंट नहीं होता। पसीना निकलेगा तो वर्कआउट काउंट होगा। योगा भी जरूर करना चाहिए इंटरनली बॉडी के लिए। सूक्ष्म व्यायाम जैसे आपका अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, बाकी की चीज़ें वो करनी चाहिए। वो इंटरनली बॉडी के लिए, बाहर की बॉडी के लिए आप भागना दौड़ना ये सब करना चाहिए। मैं तो बहुत बॉडी वेट वर्कआउट करता हूँ, हाथों पे चलना कूदना ये सब करना। अब आप बताना ना, कोई कुत्ता बिल्ली उसको शुगर होगा? घर में पाल लोगे तो उसको जरूर कुछ हो जाएगा। आप है ना, किसी शेर को ले आओ, उसको भरपेट मांस दो, खाना दो, सब कुछ दो, जंगल में छोड़ दो, जो जंगली कुत्ते होते हैं ना पतले, उसका शिकार कर लेंगे। जब तक इंसान की फायर जिंदा है ना, उसमें भूख नहीं है, फायर नहीं है, तो इंसान वो स्लो कर नहीं पाएगा। एक इंसान को छोड़िए, बाकी सारी चीज़ मैक्सिमम तक पहुंचती है। पेड़ देखो, पौधा देखो, जानवर देखो, एक इंसान में बहुत पोटेंशियल होता है, वो अपना यूज ही नहीं करता। वो अपनी मैक्सिमम छोड़ दो, अपने 25% तक नहीं जाता। तो क्या है कि वो फायर, वो भूख बना के रखनी चाहिए। बच्चे भी अगर किसी के होते हैं जो माता पिता सुन रहे हैं, उनको सिर्फ सुविधा दो खाने की, कपड़े पहनने की, बाकी उनको 1-1 रुपये का एहसास कराओ, हर चीज़ का एहसास कराओ कि भैया कैसे आप आए हो, कैसे क्या बड़ा हो जाता है, कैसे क्या कर जाता है। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया हो जब आपको लगा हो कि मैं टूट गया हूँ इस वक्त, या समय ख़राब रहा हो? देखो समय, मैं मानता हूँ कि अच्छा बुरा समय ज़रूर होता है ज़िंदगी में। अच्छा समय आपको सिखाएगा, सही समय होगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। टूटना उटना क्या होता है, ये एक ज़िंदगी है। अगर मान लो इसी जी में अगर लाइन सीधी है तो उसका मतलब डेथ होता है। ऊपर नीचे जाएगा तो यानी आदमी जिंदा है। तो ज़िंदगी में भी वही, अगर सब कुछ ज़िंदगी स्पार्ट चलती रही, सब कुछ मिल गया, वो सब कुछ हो गया, अंबानी घर पे जन्म ले लिया, तो उसका ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? जो पोटेंशियल है वो निकलेगा नहीं। पोटेंशियल तब निकलेगा जब आपके ऊपर एक सोना जो खान से निकलता है उनसे कोई कीमत नहीं होती। जो भट्टी में तब के होता है ना, गर्म होता है, और जब वो आके बनता है तब सोने की कीमत होती है। इंसान भी वही है कि वो नॉर्मली रहेगा, कंफर्ट रहेगा, नॉर्मली उठेगा, चाय पिएगा, वो करेगा,
ये कैलोरीज देखेगा, वर्कआउट देखेगा, घड़ी देखेगा, हो गया ज़िंदगी। ज़िंदगी वो नहीं है। ज़िंदगी हर तीसरे महीने ब्लड टेस्ट करवाना, शुगर टेस्ट करवाना, ये टेस्ट करवाना, वो टेस्ट करवाना, वो भी नहीं है। ज़िंदगी वो है कि भैया मैं हर दिन या हर महीने या हर साल क्या क्रिएट कर सकता हूँ। सबको मरना है, सबको बूढ़ा होना, सबको जाना है। कोई विषम पिता में थोड़ी है कि भाई 300-400 साल जिएगा। अभी आपका डेली रूटीन मैं जानना चाहूँ तो क्या रहता है? मैं डेली वही, आजकल सोना थोड़ा लेट हो गया है, हम भी उल्लू वाली कैटेगरी में आ गए, मगर उठता मैं सूर्य उगने से पहले ही 4 बजे 5 बजे? 6 बजे उठ जाता हूँ मैं। ओके। सूर्य आजकल तो 7 सवा 7 उठता है, वो उठता है तो उठ के वही गर्म पानी पीऊँगा, वही अपना रूटीन हनुमान चालीसा सुनूंगा। रोज सुबह? मैं तो रात को करके सोता हूँ हमेशा, ओके। क्योंकि हनुमान जी हैं जो हमारे जैसे देसी आदमी के साथ रहते हैं। क्या लॉजिक है रोज हनुमान चालीसा सुनने का? वो जब अखाड़े में जाते हैं तो हनुमान जी को ही माना जाता है कि इस धरती पे कोई देवता अगर विराजमान है तो हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी का शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, बुद्धि के प्रतीक। बुद्धि के प्रतीक है। और हनुमान जी बहुत भोले हैं, और जो भोला होता है उसके भगवान होते हैं, समझ रहे हो ना। तो सुन लेते हैं। मैं रात को करके सोता तो उसके बहाने फिर वो चीज़ हो जाती है कि भैया चलो ठीक है, पानी वानी पीता हूँ, फिर करता हूँ, फिर शार्प 2-2.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ। ओके। 2.5-3 घंटे मॉर्निंग का मेरा रहता है, कहीं भी चला जाऊँ। ये वर्कआउट जिम वाला? मैं अब क्लेरिज होटल में ठहरा हुआ हूँ जैसे, तो वहाँ से मैं लोधी गार्डन जाऊँगा, वहाँ पे भागूंगा, रनिंग पीटी करूँगा, फिर मसल अप करूँगा, फिर सारी चीज़ करूँगा। तो सारा बॉडी वेट से? बॉडी वेट से भाग दो। जिम में तब जाता हूँ जब तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे है, तब जिम करता हूँ। थोड़ा सा हरारत हो रखी तो जिम की फिर पूरी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। वंडरफुल। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि आप बहुत सारे लेवल पे एम्बेसडर हैं, स्वच्छता अभियान, वो पूरी लिस्ट एक बार मुझे कैमरे पे जाननी है। जी, मुझे मौका मिला था, एक बच्चा जो कभी ढंग से खड़ा नहीं सकता था, जो फिट इंडिया आइकन है। फिट इंडिया आइकन? हाँ, फिट इंडिया आइकन एम्बेसडर तो उनके ढेर सारे हैं, उसमें से तो सारे फिट इंडिया आइकन शू पीपल हैं। फिर मैं स्वच्छ भारत के साथ जुड़ा, एम्बेसडर बना, उनका मौका मिला मुझे। जी, सारे इनिशिएटिव हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं। विकसित भारत के साथ जुड़ा, एम्बेसडर बना, एक एंटी टबाको कैंपेन्स के साथ जुड़ा हूँ, उसका फेस हूँ। सब बोलते थे इसका एक्सीडेंट खराब है। अब जैसे मेरी एक फिल्म आ रही है 29 फरवरी को, 29 फेब को, एक नोटेबल, एक 2 OTT पे मेरी फिल्म रिलीज होगी, कुछ थिएटर में भी होगी वहाँ पे। तो मेरा मानना ही रहता है कि वो काम करो कि जो किसी को प्रेरित करे, इंस्पायर करे। अब मैंने वहाँ के लिए गाने भी किए हैं, जो 3-4 गाने आएंगे जिसमें हमने एंथम है, मोटिवेशनल है, तो वो सब आएंगे। हमने लव सॉन्ग भी किया। तो सारी चीज़ों को क्लीन करो। फिल्म का थीम क्या है? फिल्म का थीम है जैसे दंगल सुल्तान वाला थीम है। ओके। सेम हरियाणा बेस्ड स्टोरी है। और एक बच्चा होता है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, उसको सब कहते हैं कुछ कर दर पाएगा नहीं, वो फादर भी बोलते, सब बोलते, जैसे हमें ही बोलते हैं आज तक। तो बच्चा बहुत मुश्किलों से कैसे आगे जाता है, कैसे करता है, कैसे चीज़ें हैं, वो फिल्म का एक बहुत। और इसमें मेरे फादर साहब वो बने जो सलमान खान के फादर थे ना सुल्तान में, वो मेरे फादर बने इसमें। ओके। तो बाप बेटे का बहुत ही इमोशनल टच है। एक टाइम होता है कि फादर की डेथ हो जाती है जब वो सक्सेस पे जाता है। तो फिल्म के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट एक सेक्शन, थोड़ा सा बिग बॉस के बारे में आपसे डिस्कस करना है। बिग बॉस का इनसाइट्स क्या रहता है? जो टीवी पे दिखता है, जो लोग जानते हैं, क्या वही अंदर हो रहा होता है, अंदर कुछ और खिचड़ी पकती है? बिग बॉस मैंने किया था और मैंने आज तक अपना सीजन भी नहीं देखा है। अच्छा, नहीं देखा है? क्योंकि तब मैंने घर खरीदा था और वो बोले कि भैया आपको कदम रखने के कितने पैसे दे देंगे। तब थोड़े से सारे सेलिब्रिटी जाते थे, मतलब ऐसे वो अप्रोच करते थे डिफरेंट। आजकल तो नहीं, बच्चे ढेर सारे जा रहे हैं। मैं आधी बार अखबार में पढ़ता हूँ, देखता हूँ। तो शो जो अंदर से होता है, अंदर से होता है। कोई उसमें कोई ये नहीं कि भाई अंदर कोई आपका सेल फोन अलाउड है, पीने वालों की पीनी बंद हो जाती है, खाना कम, सोना कम, एक टॉयलेट, एक बाथरूम, किसी को आप मार नहीं सकते, उंगली लगा नहीं सकते। अब 13-14 आदमी अलग अलग दिमाग के, मतलब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, वो रियल हो रहा होता है। रियल हो रहा होता है। अगर कुछ लगे कि घर में कुछ नहीं हुआ तो कोई टास्क दे देंगे किसी को हिडन, कि आपको आपके कपड़े काटने हैं, ये करना है, तो झगड़ा करवा ही देंगे। फिर बाकी चीज़ें, विनर वोटिंग क्या है मैं जानता नहीं कि भाई कैसे विनर बना, कैसे वोटिंग होगी। बाकी अंदर का कंटेंट तो नॉर्मल रहता है। अब मेरे सीजन में तो मैं बहुत फाइनलिस्ट था। तो उस 2-3 महीने तक कोई फोन वोन कुछ नहीं? जब मैं शो करता था तब मैं उस शो का फाइनलिस्ट था। और उस शो से मुझे बहुत बड़े बड़े शो किए, मगर मुझे मौका मिला उस शो से, वो शो बहुत हिट हो गया सीजन। और मैंने उसका एक शो का ट्रेंड सेट किया था। उसे पहले लोग समझते थे इसमें वो इंसान आते हैं जिनका कैरियर ख़त्म है, या वो इंसान आते हैं जो कॉन्ट्रोवर्सल हैं।
जब मैं गया था तो मैंने एक सेट किया था कि नहीं यार इसमें इंसान ढंग के भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं और अच्छे चले भी जाते हैं। तो जब मैं उस शो में गया था, मैं 30 रुपये निकर 20 रुपये बनियाना खाड़े बाहर डेरी लगती थी उसमें लेके गया था ऐसे ही। तो वो सब लेके गए थे आप वहाँ पे? हाँ मतलब वो निकर बनियान होते हैं ना जो बाहर जो मिलते हाँ, हाँ, हाँ। उस पे ठेले पे मिलते हैं। तो सब कहते थे एक लड़का होता था मेरा दोस्त, उसका नाम तो लूँगा नहीं, कहता था ये शर्ट 2 लाख रुपए का है, ये बेल्ट इतनी की। तो मेरे लिए नहीं बात थी क्योंकि मैं सोचता था साला 2 लाख रुपये शर्ट तो बहुत मतलब बहुत महंगा है, या ये बेल्ट इतनी महंगी है। तो सलमान जी आते थे, सलमान जी देसी आदमी है, उनसे मेरी थोड़ी बनती थी। तो संग्राम इसने शर्ट 2 लाख रुपया पहन रखा है, वो कैप्सूल देखते हुए मैंने कहा वैसे चीनी की बोरी आती थी वो 500 रुपये की आती थी, अब थोड़ी महंगी हो गई, 1000 1500 2000 की हो गई होगी। मैं शरीर में जान है ना तो वो सिलवा के पहन लो, आदमी को कुछ करने से चमकेगा। बोला इसकी बेल्ट 20,000 रुपये की है। मैंने कहा 20,000 की खा लिया तो बेल्ट क्या कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, वैसे चमकते रहेंगे। तो मैं ऐसी सी बात करते थे हम। और सलमान खान तो सबसे ऐसी बात करते थे। तो कई वो होते थे दोस्त, वो मैं वहाँ पे जाता है यार मार को लिए कि दो उसकी मैंने एक नाग वाली फिल्म देखी थी। क्या? तो अरमान कोहली मिला क्योंकि उसको जानते थे साफ करने के लिए पहले फिल्म कम देखते थे। तो वो मिला पाजी, और फिर वो बदमाश तबला जो अखाड़े में पले बड़े हैं ना उनको तहजीब नहीं होती मतलब वो करने की। अच्छा वो कह रहे हैं? वो कह रहे थे पीछे कैसे कि वो बिग बॉस की दुनिया है कि आप जहाँ बोलोगे कैमरे सामने आ जाएगा। तो मैं आ गया और मैंने पाजी यार मैंने कहा आपकी फिल्म देखी थी नाग वाली, अब सच्ची में नाग हो यार। तो ऐसे करते थे। तो फिर बोलते थे तब शूट होता था बिग बॉस करजत में लोनावाला के उधर। कहते थे घर हॉन्टेड है, तो दिन भर झगड़ते लड़ते सब कुछ करते, और रात को बाथरूम करने नहीं जाते थे। सब मुझे उठाते थे कि बाथरूम जाना है कि भूतिया घर है भैया, यहाँ तो पता नहीं क्या है। फिर मैं सलमान खान ही ने बोलता कि भाई साहब बहुत हो गया अब निकाल दो यार, दिन में ये आराम करने नहीं देते, खाना कम है ना ये रात को सोने देते। तो मेरे लिए तो वो एंजॉय कर रहा था, मैं तो सप्ताह पैसे गिन रहा था कि भाई इस सप्ताह के 5 लाख रुपए हो गए। तो उस टाइम मुझे इतने मिलते थे एक सप्ताह के, 1 हफ्ता के 5 लाख मुझे मिलते थे उस टाइम के। मेरे से सबके सेम रहते हैं अलग अलग होते हैं? नहीं उस टाइम सबसे हाईएस्ट पेड थी मेरे हिसाब से काजोल की बहन तनीषा थी हमारे साथ में वो। उसके बाद मैं था, मैं या गौर कुछ ऐसे ही था मतलब। और सबको पता होते हैं? नहीं बाकी सब कम थे, सब वो झूठ बोलते थे वो, क्योंकि बिग बॉस क्या है कि मैं जैसा था मैं अपनी रियलिटी के साथ रहा तो लोग आज तक मुझे याद करते हैं। वो सब होता है। आज ही मुझे शो में कई बार बुलाते हैं, मगर मैं अपने व्यस्तता के कारण या उसी कारण में सोचता हूँ कि भाई मैं बिजी रहता हूँ, मैं नहीं जा पाता। या फिर मैं सोचता हूँ कि भाई मैं इस शो के लिए लायक नहीं बनाऊँ, ये शो बड़ा है मैं उस लायक हूँ नहीं। या मैं उल्टा लगाऊँ तो भाई मैं सोचता हूँ कि ये शो मेरे लिए छोटा है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो वो सोचते हैं। बाकी शो अच्छा है, बहुत अच्छा है, गलत कोई नहीं। मगर आजकल के बच्चे को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो किसी भी शो में जाएँ, ज़िंदगी बहुत बड़ी, शो बहुत छोटा है। कोई भी ऐसा काम ना करे कि उसके और उनके परिवार पे फिर वो बात आए एक खाली मात्र शो के लिए। फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ पे वो कोई नंगे हो जाते, कोई दूसरी चीज़ करते, कोई तीसरी चीज़ करते। तो मर्यादा में आप रहोगे ना तो आपके लिए फेम भी है, आपके लिए मनी भी है, आपके लिए शो भी है। मर्यादा मीन्स अपने जड़ों से जुड़े रहो। मर्यादा यानी एक सीमा में कि भैया मैं इस सीमा में यहाँ पे मैं शर्ट निकाल सकता हूँ तो शर्ट ही निकालूँ, ना कि नंगा हो जाओ। तो मर्यादा अपनी रखो। ये भी अब समझ में आ रहा है कि भैया ये पहले मुझे पता नहीं होता था कि फिल्में क्या सही है। मुझे बहुत फिल्में ऑफ़र होती हैं नेगेटिव रोल के लिए, इसके लिए। कई मैंने सुपरस्टार को भी ऐसे देखा, नाम तो लूँगा नहीं, मना भी किया क्योंकि मैं अपने नाम की नौकरी करता हूँ। अब मुझे पता चला कि चीज़ ये सही है। अगर मैं वो करता तो मैं इतना प्राइवेट या सरकार या इनके साथ कैसे ब्रांड एम्बेसडर होता। मैं भले ही फिल्में ज़्यादा कर लेता, वो ज़्यादा कर लेता, मगर मैं लेगेसी के लिए काम करता हूँ। लेगेसी ऐसी होती है कि जैसे पुराना गुड़ पुराना घी, जितना पुराना होगा उतना काम में आता जाएगा। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो सबको लेगेसी के लिए काम करना चाहिए। जब आप लेगेसी के लिए काम करोगे ना तो पैसा भी आ जाएगा, फिल्म तो आ ही जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी। सुपर। तो आई थिंक लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच संग्राम सिंह जी, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। और आई थिंक ये इकलौता ऐसा पॉडकास्ट इंटरव्यू जो भी कह लो, मोटिवेशन की खान है पूरी है। तो जिसको भी मुझे लग रहा है मोटिवेशन की ज़रूरत हो या बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर को सुनने हो, ये एक इंटरव्यू वो सारे का काम कर सकता है। जी मैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ, मेरे जो भाव हैं, मेरे जो थॉट है वैसे ही रहते हैं हमेशा। थैंक यू वेरी मच संग्राम सिंह जी आने के लिए।